नमस्कार जी, मेरा नाम है दीपक और आज मेरे साथ हैं आनंद सर और हम लोग आनंद सर की लाइफ स्टोरी पे एक सीरीज कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उस सीरीज का 24th पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सर की लाइफ में म्यूजिक कैसे आया और उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। जैसा मैंने देखा है कि सर ने 80 प्लस गाने बनाए हैं, तो कुछ तो इंक्लिनेशन रहा होगा म्यूजिक की तरफ कि ये सब स्टार्ट हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शांति निकेतन से पहले म्यूजिक स्टार्ट हो गया था लाइफ हुँ, में। हुँ, तो आगे की सारी स्टोरी हम हुँ, सर से सुनेंगे। हुँ। कुछ तो बचपन से था, मैं एक वीडियो में शायद बोल रहा था कि ये पिताजी बोलते थे कि भई तेरी किताब में कोई गाना है, कविता को गाना बोलते थे और वो बोलते थे इसको गा, जैसे झाँसी की रानी तो इसको गा। तो तब मैं रहा होऊँगा 10-11 साल का, क्योंकि मैं पढ़ने लग गया था। तो अब जैसे झाँसी की रानी है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, तो बोलते थे इसको गा। तो उस समय एक तो रामलीला की ट्यून्स दिमाग में होती थी, क्योंकि ये रेडियो वगैरह कभी-कभी कोई ले आता था, ट्रांजिस्टर कोई घर आया और फिर ले गया उसको। और एक था रिकॉर्ड प्लेयर किसी आदमी का, और वो बहुत कम बजाता था उसको। उसमें पुराने ज़माने की वो गाने, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, लेकिन ज़्यादातर रामलीला की धुनें होती थी। तो उसी धुन में मैं गा देता था। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। तो जैसे 4-5 और लोग भी हैं, ये बुज़ुर्ग लोग हुक्का वगैरह चल रहा है, उसमें मुझे कह रहे हैं। तो संगीत के प्रति जो प्रेम है शायद वो वहाँ से शुरू हो गया था। फिर पिताजी भी गाते थे। अच्छा। हाँ, एक बार मुझे याद है एक घटना कि एक बारात आई गाँव में, तो हमारे यहाँ मतलब लड़की की शादी थी, तो बारात आई और वो लोग उस गाँव में संगीत के बहुत शौकीन थे। तो ये हारमोनियम और तबला भी लेके आए थे वो, बारात में। बारात में। हुँ। तो जब हमारे गाँव पहुँचे तो उन्होंने शुरुआत कर दी और गाने वाले भी बहुत बढ़िया-बढ़िया। उनका गाना सुन के सब मतलब इतना अच्छा गाना ऐसे साधारण लोगों से किसी ने सुना नहीं था। तो बाकी अब उनको ले जाना पड़े कि भई सब्ज़ी बनाओ, रोटी बनाओ, ये तुम सब यहीं पहुँच गए हुँ, गाना सुनने के हुँ। लिए। तो उन्होंने कुछ गाने गाए, फिर कहने लगे भई आप लोग भी गाओ कोई। तो एक दूसरा था उसी गाँव का हँसने लगा। अरे भई हमारा गाना सुनने के बाद कि कौन गाएगा यहाँ? अच्छा। इनको आता भी होगा तो थोड़ा बहुत लोकल आता होगा। हुँ, हुँ। और फिर वो सब हँसने लगे। अब वो मज़ाक भी चलता है शादियों हुँ, में। हुँ। इस गाँव में कि संगीत की बात मत करोगे, सब्ज़ी की बात करो, अच्छा। हलवे की बात करो, संगीत इनको क्या पता? अब पिताजी भी थे, तो कुछ लोग पिताजी के पास गए, वो शायद कुछ काम कर रहे होंगे, कि वह ऐसे-ऐसे कह रहे हैं यार, आप चलो। क्या अच्छा? तो पिताजी आ गए, तो पिताजी ने बोला भई ये ऐसी बात तो नहीं है, गाना यहाँ भी आता है लोगों को, पर तब साथ में वो बजाने वाले चाहिए ना सही। उन्होंने कहा कि है तो हारमोनियम, तबला। हाँ, कि मतलब मिलना चाहिए ना, ताल मिलना चाहिए। तो पिताजी ने गाया बहुत स्लो स्टाइल में कुछ, जैसे कुछ वो भजन गाते थे, भगवान भगत के वश में होते आए, और तबला वाला गड़बड़ा गया। तबले वाले ने तो फ़ास्ट ताल आते थे ना उसको, ये धाकी नक्की नक देना वगैरह-वगैरह। अब वो क्या बजाए? उसकी पकड़ ही में नहीं आया। हारमोनियम वाले ने तो कोशिश की थोड़ा-थोड़ा, आप तबला वाला चुप, हारमोनियम वाला भी चुप हो गया कि बस आप गाइए कि अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस काफ़ी देर तक गाते रहे। वो कहने लगी ये आपने ये तो क्लासिकल है, जो आप गा रहे हो। तो उन्होंने कहा यार ये रंगून में मैंने सीखा। रंगून में कि वृंदावन की एक टीम आती थी 1 महीने के लिए, और वो मैं ज़रूर अटेंड करता था और थोड़ा-थोड़ा वैसे भी शौक था।
बीच-बीच में कुछ-कुछ होता रहता था वहाँ। वहाँ से ये शुरुआत हुई और तो वो बहुत हैरान। तो एक वो घटना थी मेरे मन में कि भई पिताजी गाते हैं। उसके बाद मुझे याद है मैं जब तीसरी चौथी में पढ़ता होऊँगा 9-10 साल का, मैंने अपने गाँव पे एक कविता लिखी और उसका छंद ऐसा था, शायद मैंने वो भूषण की कविता पढ़ी। वो शिवाजी के साथ एक कवि रहता था ना भूषण, हुँ, हुँ। तो बहुत जोशीला लिखता था। भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गैव रन के रलत है। ऐल फैल खैल वैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैलो सलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमि थारा पर पारा पारवारा यूँ हलत है। तो वो युद्ध का वर्णन कर रहा है कि ये हाथियों के चलने से कि इतनी धूल उठ रही है कि जो सूरज है वो तारे के जैसे लगने लगा। तो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण लेकिन बहुत जोशीला। इसी छंद पे मैंने एक लिखी थी और सुनाई भी कुछ लोगों को। अब लोगों ने अब किसी ने सीरियसली लिया नहीं क्योंकि किसी का था नहीं साहित्य का रुझान। तो तब मैंने 1-2 बार सुनाया, मैंने कहा यार या तो ये अच्छी है नहीं या फिर पर ख़ैर वो थी एक, फिर वो गायब हो गई। अब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने बना ली कोई कविता, कोई गाना, बस मेरा शौक पूरा। अब वो कहाँ है वो डायरी, गायब हो गई तो मेरे को ख़्याल भी नहीं आता था। उसके बाद जब मैं 6th-7th में था, तो रामलीला में मुझे सीता का रोल मिलता था। अच्छा। तो वो संगीत का आगे, तो उसमें बाकी तो एक्टिंग तो बहुत कम होती सीता की। अब मैं शर्माता भी था इसीलिए उन्होंने बोला ये सूटेबल है तेरे लिए, तो नीचे ही देखता रहता तो ये बढ़िया है। सीता को ऐसे ही होना चाहिए और तो उसमें बहुत सारे गाने होते थे रामलीला में। आवाज़ मेरी अच्छी थी, तो वो एक था। रामलीला से काफ़ी चीज़ें सीखी। 6, 7, 8 उसके बाद 9th से डिग्रेडेशन शुरू हुआ जो मैं पहले बोल रहा था, से लेके वो पूरा डिप्रेशन का दौर। उस बीच फ़िल्में, जब कोई अच्छी फ़िल्म होती थी तो उसके गाने मन में घूमते थे और लेकिन कहीं गा रहे हैं कोई ऐसी मंडली है, ऐसा माहौल नहीं था, वो बहुत बाद में बना। तो ये सब चला, उसके बाद फिर मैं बीमारी से ठीक हो गया, फिर मैं कॉलेज में गया, तो कॉलेज में कभी-कभी कुछ प्रोग्राम्स होते थे जिसमें थोड़ा बहुत ये गाने का भी होता था और लेकिन कॉलेज लाइफ़ में भी म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शायद कोई चांस मिला नहीं। उसके बाद ये शांति निकेतन में। शांति निकेतन में मैंने सुना बहुत, बहुत ज़्यादा संगीत सुना, क्योंकि वो रोज़ ही मैं कला भवन चला जाता था। कला भवन, संगीत भवन मिला हुआ था आपस में और वहाँ एक मंडली उसमें अलग-अलग लोग रोज़, लेकिन वो रोज़ गाते भी थे। गाना भी चल रहा है और चाय-वाय भी चल रही है। कमाल के टैगोर सॉन्ग्स। तो वो एक था, वहाँ मेरा टच रहा और कभी-कभी मैं गाता भी था। जैसे बात-बात में दोस्ती हुई तो मुझे भी बुला लेते थे, कहीं कुछ हो रहा है कि भाई आप भी गाओ। बात-बात में मुझे टैगोर सॉन्ग्स भी आ गए कुछ-कुछ, तो मैं वो भी गाने लग गया। और एक थे वो मुझे बहुत एनकरेज करते थे, वो पुरुषोत्तम ने मुझे तानपुरा दिया था, तो कभी-कभी मैं उसमें सचमुच भी प्रैक्टिस करता था। उसमें थोड़ा प्रैक्टिस कुछ गाना गाता था। हुँ। तो वहाँ से इस तानपुरे की आवाज़ और मेरी आवाज़ जाती थी, करीब 50 मीटर दूर एक बहुत बड़ा सिंगर था, अच्छा। जो प्रोफ़ेसर भी थे वहाँ हुँ, हुँ, हुँ। और वो बांग्लादेश कहाँ-कहाँ टीवी में जाते रहते थे। हुँ। एक दिन वो आ गए कि यहाँ कोई गाता है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, है एक लड़का है, मुझसे मिलवाया। तो कहने लगी कि आप अच्छा गाते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करो ढंग से, कभी-कभी करते हो, रोज़ नहीं करते। तो वो भी करता था जब-जब घर में होता था, ज़्यादातर इधर-उधर होता था। उसके पास 6 स्ट्रिंग्स वाला तानपुरा था। अच्छा। कमाल की आवाज़ क्लासिकल।
तो शांति निकेतन में तो एक से एक कलाकारों से परिचय हुआ और वहाँ ये जो संगीत का है, संस्कार थोड़ा आगे बढ़ा। एक वो जो छोटी कक्षाओं को संगीत से शुरू करते थे, जब सिखाते थे मैंने देखा पाठा भवन में, तो टीचर्स ताली दे दे के और गाना गा रहे हैं और बच्चे भी गा रहे हैं। ये छोटे बच्चों के गीत कुछ जैसे ये हेलो अमर हेलो भुवन भोरा वगैरह। और एक मैंने बहाउल्लाह की किताबें पढ़ी, हुँ, तो बहाउल्लाह जी ने बोला कि संगीत से शुरू करो, तो वो भी मेरे दिमाग में था कि कभी शिक्षा का कुछ मतलब धुंधला-धुंधला सा कभी मौका मिले, तो संगीत से करेंगे हम शुरू। उस समय तक मेरे जीवन में ध्यान नहीं था। तो ये तो हुआ शांति निकेतन। उसके बाद ऋषि वैली में मैंने 2 सॉन्ग्स कंपोज़ किए। ये बच्चे आ गए थे मेरे पास 9th के कि कुछ नया। तो मैंने एक तो यही किया माझी रे संभल के ज़रा जो हम यहाँ भी गाते हैं। एक और भी था उसके मैं भूल गया। तो उसकी ट्यून क्या थी? रत रर दर दे रे दे रे ज़रा संभल के चलना खिवैया, चलो रे खिवैया, हैया हैया। थोड़ा अलग बोटमैन सॉन्ग। हुँ। इसके शब्द मैं भूल गया, ट्यून याद है। तो ये 2 मैंने वहाँ कंपोज़ किए थे और वहाँ भी था संगीत का माहौल। प्रोग्राम्स काफ़ी होते रहते थे। एक बार आपने सर बताया कि अ, हरियाणा में रहते हुए हुँ। शायद आपको 2 भाई मिले सिख। हाँ, एक बार वो हाँ। हरियाणा स्टोरी में जब शेयर वो करिए। कोचिंग सेंटर था मेरा हुँ, तो तब ये मेरा भाई संगीत सीखने लगा, हुँ, छोटा भाई। और एक किसी ने हमको एक हारमोनियम दे दिया था। हुँ, तो ये सरगम की मैं प्रैक्टिस करने लग गया था। ये मैं भूल ही गया था। और वहाँ मैंने एक रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा था। हुँ, तो रिकॉर्ड सबसे पहला रिकॉर्ड मैंने खरीदा था जगजीत चित्रा का। उस ज़माने में वो बहुत फ़ेमस थे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, गज़लें। भजन का नहीं आया था अभी टाइम। हुँ, तो गज़लें ख़ासकर उसके मेलोडी के कारण, उसकी ट्यून के कारण। हुँ, हुँ, मीनिंग उतना मीनिंग तो डिप्रेसिंग होता था हुँ, गज़लों हुँ, का, हुँ, पर उसमें गाने का जो फिर कुछ क्लासिकल हुँ, क्लासिकल ये वीडी जोग, रविशंकर तो इस टाइप का। फिर कुछ मेरे ख़्याल से एलपी किसी ने मुझे दिए क्लासिकल के, वो भी मैं बजाता था बीच-बीच में। और ये जो 2 भाई थे सरदार, ये अक्सर आ जाते थे और ये गाते थे। क्लासिकल ही गाते थे ज़्यादातर, तो इनसे भी मैं बहुत सीखा। तो हाँ, ये भी था वहाँ, इनसे मैं काफ़ी सीखा और उसके बाद तब शांति निकेतन छोड़ने के बाद फिर मैं एनजीओ वगैरह लाइन में आ गया और फिर संगीत तो बहुत टाइम तक फिर संगीत मेरे ख़्याल से तो यहीं शुरू हुआ, जब एपीवी शुरू हुआ, इससे पहले एक और केरल का अनुभव है मेरा। हुँ, वहाँ संगीत काफ़ी था, अच्छा। तो वहाँ से मैं कुछ गाने सीखा उनकी भाषा के और वो उनको मैंने कुछ सिखाया भी। उन्होंने बोला कि भई कुछ तो एक्चुअली 2 गाने मैंने केरल में कंपोज़ किए, जो कि हम यहाँ गाते हैं। जैसे जिनमें से एक है चचा आँख खोल ले दी ज़रा, आँख खोल ले दी, गढ़वाली भाषा है। हुँ, तो मैंने कहा ये हिमालय की भाषा है हुँ, हुँ, और ये उनको बहुत ही पसंद आया। इसपे उन्होंने हुँ, 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 अ, हुँ, डांस बनाया एक प्रकार का। वो मार्शल आर्ट वाले भी थे और हुँ, डांसर भी थे। और एक और दैण हुए ना, दैण हुए ना, नारही माला। उनको मैंने ये नहीं बताया कि मेरी कंपोज़िशन हुँ, है, हुँ, 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 फिर शायद ना सीखते हो क्या पता। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बताया नहीं, मैंने कहा ये ट्रेडिशनल है हिमालय का हुँ, और ये 2 सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर हुए, हुँ, हुँ, जिनको वो मार्शल आर्ट के साथ, डांस के साथ परफ़ॉर्म करते थे स्टेज पे। हुँ, और उन लोगों के साथ मैं बहुत जगह गया, केरल में और कर्नाटक में। 7 महीना रहा, तो 7 महीना में मतलब लगभग हर हफ़्ते एक उनकी आउटिंग होती थी हुँ, कि वहाँ बुलाया है। हुँ।
और वही उनका इनकम का सोर्स भी होता था। करीब डेढ़ 2 घंटे का परफ़ॉर्मेंस, हुँ। उसके बदले वो उनको 2000 3000 दे देते थे। तो वहाँ रहा संगीत का टच, और उसके बाद तो यहीं 2003 से तब यहीं शुरू हुआ ज़्यादा। और एक बार आपने बताया कि मतलब आपकी संगीत की तरफ रुचि बढ़ाने में आपके भाई पूर्णा जी का योगदान था, लाइक हाँ, हाँ, आप हाँ, कुछ हाँ। गुनगुना रहे थे फिर उन्होंने बताया। पूर्णा का योगदान था। वो उसकी मेरी बनती तो नहीं थी उस समय, हुँ, लेकिन मैं उसको सपोर्ट करता था। और वो जो कोचिंग सेंटर था उस समय, बहुत गर्मी थी उस दिन, जून का महीना था शायद। तो हमारा जो बाथरूम था उसपे एक शावर पता नहीं किसने लगाया था, बहुत ऊपर करीब 7 फीट ऊपर। हुँ, तो मैंने वो ऑन किया हुआ था और उसके नीचे खड़ा था, काफ़ी देर तक, और मैं कुछ गा रहा था, ऐसे ही मतलब आलाप में। ला दा 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 तेरे रे तेरे रे 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 रे। बहुत देर तक मैं बाहर निकला तो कहने लगा कि आप मालकौंस गा रहे थे। मैंने कहा ये क्या है? कि ये राग है। मैंने कहा राग तो मुझे आता ही नहीं। कि नहीं आता, पर ये वही था। मैंने कहा यार कैसे? अब ये तो कि समझाना पड़ेगा। तो अभी शायद हमारे पास हारमोनियम नहीं था। तो उसके 2-4 दिन बाद किसी ने हारमोनियम दिया, तो मैंने कहा वो जो मालकौंस वो बता। तो उसने कहा पहले ये सरगम सीखो आप। रे ग म प ध नि सा। तब उसने बोला कि मालकौंस में कौन-कौन से सुर लगते हैं। धा नि सा, ग म ध नि सा, सा नि ध नि ध, म ग म ग म ग सा ध नि सा, कि इससे जो भी ट्यून बनेगी वो मालकौंस होगा। तब मेरा इंटरेस्ट क्लासिकल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वहाँ मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की। अ, ये कोचिंग सेंटर में जब-जब समय मिले हारमोनियम लेके मैं बैठ जाऊँ और सरगम की प्रैक्टिस करूँ और ये सुनूँ, जैसे अ, कि ये राग है, राग भूप है, राग मेघ है, जैसे इंस्ट्रूमेंट ये आपके रविशंकर हैं, वीडी जोग हैं, ये बड़े-बड़े आर्टिस्ट, बिस्मिल्लाह खां हैं, ये मुझे भाई से पता चलता था। अच्छा। हुँ, तो वो भी था। और एक भाई की प्रेरणा, हमारे परिवार में क्लासिकल वाला तो कोई भी नहीं था, तब हुँ, तक मैं भी नहीं था। हुँ, हुँ, तो वो क्या करे, जब मैं शायद एमए में चला गया था, वो रेडियो पे सुनता रहे बड़ी-बड़ी देर तक, आधे-आधे 1 घंटे के, सितार चल रहा है, तबला चल रहा है। मैंने कहा यार ये क्या सुनता रहता है? कि इसमें मुझे मज़ा आता है। तो इसके बाद जब वो उसने बीए अभी किया नहीं था। तो उसके बाद जब वो गया तो मेरे साथ उसने बोला मैं ये लूँगा, म्यूज़िक लूँगा। तो वो भी था कि इसका म्यूज़िक अपने आप शुरू हुआ। इसके पीछे तो पिताजी भी नहीं थे, कोई प्रेरणा थी ही नहीं। ये अपने आप इसको कैसे अच्छा लगने लग गया। तो वो भी था एक फैक्टर। बाकी तो यहीं से जब स्कूल शुरू हुआ तो यहाँ। मतलब ये जो आपको क्लासिकल की नॉलेज है, जो हुँ, आप इधर भी टीचर्स को हेल्प हुँ, करते हो, हुँ, तो ये इन डेप्थ सीखना वैसे हरियाणा में चालू हुआ था। इन डेप्थ इन द सेंस थोड़ा और इंटरेस्ट से कि ये कौन-सा राग हुँ, है हुँ, या ये क्या चीज़ें हुँ, हैं। हुँ। तो क्या आपने कभी म्यूज़िक प्रोफ़ेशनली भी सीखना कोशिश करी? हाँ, हाँ, अब आप याद दिला रहे हो तो तब याद आ रहा है। मुझे याद दिलाना पड़ रहा है। क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। दरअसल मैंने 2 2 डिग्रियाँ भी ली, हुँ, वहीं रहते हुए, हुँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही जब मैं था, हुँ, तो एक म्यूज़िक टीचर से दोस्ती हुई, हुँ, सरदार जी। हुँ, वो थे 50-52 साल के, और एक और सरदार थे 30-32 साल के, और मैं भी शायद 28-29 का तो रहूँगा। तो वो हम तीनों की दोस्ती हो गई और हम जाते थे मॉर्निंग वॉक पे। हुँ, वॉक पे क्या, मॉर्निंग जॉगिंग, हुँ, 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 और कभी-कभी 20-20 किलोमीटर भी। हुँ, वो बहुत दूर ले जाते थे वो। हुँ, और तब धीरे-धीरे तो एक दिन क्या हुआ, उस दिन संडे था। वो जो म्यूज़िक टीचर थे,
कहने लगे कि थोड़ा चाय-वाय पिएँगे? मैंने कहा ठीक। फिर कहने लगे कि आप एक म्यूज़िक का भर दो फॉर्म। हुँ, मैंने कहा इसमें तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना कि परीक्षा के लिए आ जाना है। 1 दिन के रिटर्न होना है, हुँ, आपको बता देंगे यहाँ-यहाँ से लिख दो। हुँ, हुँ। अच्छा, किताब दे देंगे। किताब दे देंगे और वैसे भी कि थियरी हुँ, थियरी तो म्यूज़िक का मतलब तो गाना है ना। हुँ, और कि एक प्रैक्टिकल होगा उसमें अब अपना ही कोई दोस्त आएगा, हुँ, उसके सामने एक आध तैयार कर लेना आप। हुँ। अच्छा मैंने कहा तब तो ठीक है भई। तो मैंने एक भर दिया संगीत भूषण शायद और दूसरी बार संगीत विशारद। तो ये क्या अ, होता है वैसे ये संगीत डिग्री भूषण और ये? डिग्री अच्छा, उनके नाम है डिग्रीज़ संगीत के। की डिग्रीज़। अच्छा। तो अ, अब मैं गया तो सीधे तभी हुँ, परीक्षा के ही लिए। अ, पर मैंने कुछ-कुछ तैयारी कर ली थी। 1-2 राग मैंने सीख लिए थे, पहले साल। तो पहले साल मैंने सीखा एक तो भीम पलासी, एक अच्छा, राग होता है, अच्छा। भीम पलासी वो सीखा मैंने और एक आध और, तो वो था सिलेबस में। तो पहले साल तो बढ़िया रहा क्योंकि वो सिलेबस में भी था, मैंने गा भी दिया। दूसरे साल मैंने नहीं सीखा कुछ नया, तो मुझे वही आता था बस, भीम पलासी। हुँ, तो दूसरे साल थोड़ा वो टीचर कहने लगे ये सिलेबस में है। हुँ, दूसरे साल के जो टीचर थे वो अंधे भी थे। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, उनके अंधे थे पर बहुत कमाल के प्रोफ़ेसर थे। तो जो मेरे साथी थे इधर म्यूज़िक वाले, हाँ जी, हाँ जी, कि है ये भी है कि हुँ, अच्छा कि ये है कि हाँ। खैर कि नहीं भी होगा पर ये बढ़िया गा रहे हैं। हुँ, तो वो भी था, उससे मैं बहुत ज़्यादा नहीं सीखा, हुँ। लेकिन कम से कम संगीत वालों की बिरादरी में रहा उस बीच। अ, तो हाँ, वो भी एक था। तो ये कितने टाइम चला ये संगीत का सिलसिला? मतलब वो सीखने का वहाँ पे? 2 साल। अच्छा। 2 साल में मतलब वो अपना ये जो दोनों सरदार दो वो भी आते रहते थे। हुँ, वो तो अच्छी प्रैक्टिस करते थे और मैं सुनता था। सुनने का मेरा बहुत रहा, मैंने सुना बहुत। अ, बाकी गाया कम पहले और गाने का तो अब यहीं हुआ बच्चों के साथ ज़्यादा। और वैसे जैसे बहुत लोग ये बात नहीं जानते होंगे पर कभी-कभी हम लोग मतलब जब से मैं आया हूँ मुझे पहले का नहीं पता। कभी-कभी हम नुसरत साहब लगा के सुनते हैं यहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो नुसरत साहब से आपका कब टच हुआ? या आपने एक शायद हुँ। वाक़या मेरे को बताया था उससे रिलेटेड? हाँ, नुसरत साहब का किसी ने दिल्ली में एक सुनाई उनकी गज़ल, गज़ल नहीं वो कव्वाली होगी, साँसों की माला पे। ओके। बस ये 2 ही लाइनें सुनी मैंने साँसों हुँ, की माला पे। अब ये दिल्ली से ऋषिकेश तक मैं बस में बैठा था और ये लाइन लगातार चलती रही। मैं वो ध्यान भी करके आया था 10 दिन का, तो उसमें साँसी का काम है। मैंने कहा हुँ, साँसों की माला तो लगातार ध्यान भी हो रहा था। फिर मैंने और पता किया इनके बारे में। फिर इनका जो गाने का स्टाइल था, हुँ, तो काफ़ी सुना हुँ, अलग-अलग समय में। फिर नुसरत फ़तेह अली खां, बाकी पढ़ने का मेरा जब मैं एमए कर रहा था तो पढ़ने का तो शुरू हो गया था ये उर्दू शायरी। अच्छा। हाँ, तो मैंने ये मीर तकी मीर, फैज़ अहमद फैज़ आपके साहिर लुधियानवी इकबाल, गालिब इन सब की किताबें ले ली थी। हर एक की किताब वो हिंदी में रहता था और जो मुश्किल है उसका मीनिंग लिखा रहता था। तो बहुत शायरी और उसी बीच मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो मेरे ख़्याल से 150 200 कंपोज़िशंस मैंने की होंगी और फिर मेरे एक दोस्त थे उनकी बीवी, वो दोनों ही दोस्त थे मियाँ-बीवी, उसकी नज़र पड़ी, वो थोड़ा साहित्य प्रेमी थी, उसने देखा, उसने कहा कमाल है, अब तो क्या करने वाला है इनका? मैंने कहा करना क्या है बस मेरा तो हो गया शौक। मैंने कहा कि तू ये ऐसे ही फेंक देगा, तो मैं इनको छपवाऊँगी। वो ले गई थी और उसके कुछ ही दिन बाद मैंने छोड़ दिया यमुनानगर में चला गया शांति निकेतन, उसने क्या किया होगा पता नहीं। क्या पता आप सुन रही होगी कहीं। अब बताए कि अब मैं
कहाँ बेचते उनको, तो पता नहीं कहाँ चला गया था, बूढ़ी बूढ़ी हो गई होगी अब तो पता नहीं। मेरे से थोड़ा बड़ी थी शायद, होगी तो, क्या पता चली गई हो। और अ, अच्छा, यहाँ पे संगीत का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब आपको जो प्रयोग करने को मिला, हुँ, पहले जब ये स्कूल आपके अंडर नहीं था, हुँ। तब शायद आप इसमें फैकल्टी ऐसा कुछ था? तो ना उस ऐसा था हुँ, कि वो टेक ओवर का टाइम था 6 महीना। ओके, 6 महीने में पुराने टीचर्स सब यहाँ से जाने वाले थे, ओके। क्योंकि यहाँ फंडिंग बंद हो रही थी। हुँ, तो फिर हमारा ये था कि तुम तब तक अपनी टीम बनाओ, नई टीम बनाओ, तब तक तुम पता करो चलाओगे कैसे। तो हमें ये नहीं था पता कि ये एकदम ही फंडिंग ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। और वो 6 महीने का पीरियड हमारे लिए अच्छा रहा भी ट्रांज़िशन का। तो उस बीच हमने नई टीम बनानी शुरू की टीचर्स की, उस बीच तो हमने कुछ नहीं किया। उस बीच वही सिस्टम उनका चलता रहा। फिर जब सब लोग चले गए 2004 आ गया और जुलाई, शायद 1 जुलाई, तो 2004 वो पहला दिन था हमारा कि जब हम ही हम थे स्कूल में, पुराना कोई नहीं था। और मैंने कहा भई आ जाओ जूते उतार दो, अंदर बैठो। ये बच्चों को बहुत ही अद्भुत लगा कि प्रार्थना अंदर बैठ के हो रही है, क्योंकि हमेशा खड़े-खड़े होती थी जूते पहन के। कहने लगे प्रार्थना नहीं होगी? मैंने कहा भई जूते पहन के होती प्रार्थना, कहीं जाते हो तुम मंदिर, मस्जिद जूता पहन के जाते हो? कि नहीं पर और जगह है। मैंने कहा वो और जगह होने दो, वो प्रार्थना नहीं बोल सकते उसको। अब प्रार्थना में मैंने कहा लाइन में खड़े रहते हो तुम? मंदिर मस्जिद में ऐसे लाइन में रहते हैं और डंडा लेके टीचर बोलेंगे तू इधर है, तू इधर। कि नहीं, तो मैंने कहा प्रार्थना कैसे बोल सकते हैं उसको? ये मैंने कहा मिलिट्री से आया और ये अब पता नहीं किसने शुरू किया, अभी चल ही रहा है। पता नहीं कब तक चलता रहेगा, पर ये नहीं प्रार्थना। अंदर आओ, मैंने कहा बैठ जाओ। तो बच्चों ने मज़ाक उड़ाया कुछ दिन, लेकिन संगीत बहुत पसंद किया और ध्यान भी पहले ही दिन से। मैंने कहा थोड़ी देर पहले अपनी दिमाग की शक्ति बढ़ाएँगे। तो उस दिन अब क्या करें, सरगम किया। 6 महीने तक उनके बेसुरे 2 प्रार्थनाएँ गाते थे, वो दोनों एकदम बेसुरी। तो मैंने कहा उत्तराखंड के जो बच्चे हैं अ, वे डिप्राइव्ड रहे, इनको माहौल नहीं मिला। फिर मैं सोचता था माहौल तो मुझे भी नहीं मिला था, मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जो अच्छा गाते हैं। इनको क्या हो गया? ये सारे के सारे बेसुरे कैसे हो गए? तो वो भी था। मैंने कहा अभ्यास से ठीक हो जाएगा। तो जब अंदर हम बैठे, थोड़ी देर ध्यान किया, उनको नहीं बोला ये ध्यान है, पर मैंने देखा कि वो बहुत सारे बच्चों के चेहरे एकदम सीरियस हो गए। और मैंने कहा जैसे अ, आपने तस्वीर में देखा होगा शिव जी बैठते हैं वैसे बैठो। उसके बाद मैंने कहा जैसे मैं बोलूँगा हैं, ये हारमोनियम भी वही बोल रहा है, वही मैं भी बोल रहा हूँ। सा अब जो उनकी आवाज़ निकली, एग्ज़ैक्टली सही। वो मैं इतना हैरान और इतना सुखद आश्चर्य हुआ। रे तो सरगम उस दिन गाया तो इतनी सुरीली आवाज़ शायद ही मैंने पहले कभी सुनी हो। तब मैं सोचने लगा इनकी ये आवाज़ ये 6 महीने तक कहाँ थी? तो मुझे ख़्याल आया इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, किसी ने इनको सिखाया नहीं म्यूज़िक। वो जो प्रार्थनाएँ गाते हैं, वो पहले से वैसे ही बेसुराही गाते होंगे पहले से जो बच्चे हैं। तब मैंने कहा वो प्रार्थनाएँ ऐसी कोई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए जो इन्होंने कहीं भी सुनी हो, नहीं होनी चाहिए। तब ये नए सिरे से सीखेंगे। यहाँ से शुरुआत हुई। तो ये सब हुआ और मैंने एक डिवोशनल सॉन्ग लिखा था। अभय करो मन हे भय भंजन, जीवन सफल करो। तो उनको मैंने कभी एक गाना मैं सिखाऊँगा आपको प्रार्थना, 2 लाइनें सिखाऊँगा, अगर आपको धुन याद रह गई तो मैं कल और सिखाऊँगा। मुझे पता था मैं भूल जाऊँगा। तो उसकी धुन वहीं बनी। हुँ। हुँ, अभय अभय करो मन करो हे हे भय भंजन, भंजन जीवन
सफल करो। करो। बहुत बढ़िया गाया उन्होंने। बार-बार, बार-बार तो 2 लाइनें हो गई। तब अगले दिन कुछ दिन बाद मैंने कहा यार एक छोटा-सा मुझे वो चाहिए, ये कैसेट रिकॉर्डर और कैसेट प्लेयर। तो एक नेशनल पैनासोनिक का इतना सा एक उस कैसेट, उस ज़माने में अब ये फ़ोन वगैरह तो थे नहीं। तो उसमें मैं रिकॉर्ड करता था कोई नई ट्यून आए, फिर कंपोज़ करता था गाने। बहुत बार गाना पहले कंपोज़ होता था और ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग चीज़ हो गई। बाद में जब इंटरनेट आया मैंने रिसर्च की इससे क्या होता होगा। पता चला कि ये होल ब्रेन एक्टिविटी है। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और आप कुछ मत सिखाओ बच्चे को। म्यूज़िक अगर है तो उसका ब्रेन बहुत अच्छी तरह डेवलप होगा। तो मैंने कहा यार ये तो वैसे भी फिट हो रहा है। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा फिर न्यूरोलॉजी देखना शुरू कर दिया, क्योंकि पेरेंट्स का अपोज़िशन था शुरू में, इतना संगीत क्यों? हुँ, तो मैं बच्चों को बोलता था कि आप ये हाईजैक ब्रेन, मैंने कहा एक थ्योरी है, जिसका म्यूज़िक अच्छा होगा, उसकी मैथ अपने आप अच्छी हो जाएगी, बहुत कम मेहनत से। तो मैंने कहा आप पता करो। तो पेरेंट्स कोई कुछ बोलें तो मैं उनको बोलूँगी थोड़े पढ़े लिखे हैं ना पेरेंट्स हुँ, तुम्हारे, हैं 5 हुँ, पास 8 पास हैं। हुँ। मेरी मम्मी बीए पास है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई बेवकूफ़ की तरह मत बोलो तब, हुँ, ये रिसर्च करो थोड़ा कि हुँ, म्यूज़िक से क्या-क्या होता है। मैंने कहा मैं साइट भी बता सकता हूँ, हुँ, मेरे पास अगर आएँ क्योंकि वो आते हुँ, थे हुँ, ना, हुँ, तो मैंने कहा उससे पहले ये उनका देखा हुआ होना चाहिए। हुँ, तब कोई नहीं आया मेरे पास। तो ये इस तरह से शुरू हुआ। मेडिटेशन का विरोध किसी ने नहीं किया क्योंकि बाहर पता ही नहीं चलता। मेडिटेशन तो हुँ, साइलेंस हुँ, में होता है। हुँ, हुँ। संगीत का पता चलता है जब ढोलकी बजती है, हुँ, ढोलकी की आवाज़ पता नहीं कहाँ तक और जाती है। बच्चे बजाते भी बच्चे उतने बजाते उसमें। भी ज़रा ज़ोर से ही है। तो संगीत मेरे लिए, मेरी क्रिएटिविटी के लिए मतलब यहाँ अपोज़िशन इतना था कि उधर अगर ध्यान ज़्यादा मेरा जाता, तो मैं बहुत एंग्ज़ायटी में रहता। तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। एकदम मतलब शेड्यूल टाइट और क्रिएटिव बाकी टीचर्स के साथ जितना टाइम और फिर स्कूल में। और एक मैं बोलता था मेरे पास नेगेटिव रिपोर्ट लेके मत आना। किसी ने ये बोला कि स्कूल के लिए कोई ऐसा बोल रहा था, गड़बड़ बोल रहा था तो उसकी छुट्टी। तब आप घर जाओ। नेगेटिव रिपोर्ट मेरे पास नहीं लाना। एक तो उसने बोला गड़बड़, अब तू भी बोल रहा है गड़बड़, अब मुझे भी सुना रहा है। गड़बड़ बढ़ रही है ना। अच्छी बात बोली तो बोल सकता है, गड़बड़ बोला उसको क्यों बोल रहा है? तो तब वो सतर्क हो गए थे, तब मेरे पास नहीं लाते थे ऐसी रिपोर्ट। तो बहुत सारी गड़बड़ ये टीचर्स बेचारे झेल लेते थे। इनको काफ़ी बोला जाता था ये क्या है ये? तो म्यूज़िक का भी बहुत विरोध हुआ शुरुआत में। ऐसे पेरेंट्स कोई बिरले ही होते होंगे। कोई एक आध एकाध होता था, कोई सत्संग में जाने वाले, जो बोलते थे संगीत तो अच्छी चीज़ है। कोई, बाकी नहीं। अच्छा, आपके जीवन में संगीत का कितना रोल रहा? लाइक कि आपकी यात्रा में आपके अंदर की खुशी या शांति के लिए संगीत का कितना महत्व रहा? हाँ, तो वही संगीत मतलब संगीत ने मेरी एनर्जी को पॉज़िटिव डायरेक्शन में रखा। जितना ध्यान होता था वो तो ठीक है, बाकी जितना काम है पढ़ाने का ये वगैरह-वगैरह उसमें भी क्रिएटिविटी है और बाकी शुरुआती दौर में मैंने बहुत टाइम इसी को दिया, संगीत को। क्योंकि 2000 अ, 6-7 तक शुरू के 3-4 सालों में 30 सॉन्ग्स तो हमने रिकॉर्ड भी कर लिए थे। अ, तो इसका काफ़ी रोल रहा मेरे ख़्याल से, काफ़ी रोल रहा इसका। एक म्यूज़िक का, मेडिटेशन का तो रहा ही और एक लूसिड ड्रीम का। इन दोनों ने बचा के रखा क्योंकि ये जगह नहीं तो बहुत मेरे लिए अ, साइकोलॉजिकली मतलब बहुत टफ़ थी क्योंकि लोग इसका विरोध कर रहे थे बहुत ज़्यादा और मैं उस समय इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं कि कोई कुछ भी बोलता रहे, आप पे फ़र्क ना पड़े। जो मैं अब बोलता हूँ ना ये, हुँ, कोई-कोई पूछते हैं कि ऐसा माहौल है, मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग बनो। हुँ। पर उस समय मेरी हालत ऐसी नहीं थी, मैं स्ट्रॉन्ग इतना था नहीं। पर ये जो टीम के कारण ये बचा के रखते थे, क्योंकि इतने सारे और एकदम वाइब्रेंट और एकदम खुश,
छोटे-मोटे कभी झगड़े होते थे तो बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो जाते थे। बाकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा थी, झगड़े के लिए चांस ही नहीं था। जो है आज क्लास में कोई शिकायत लेके आया, अच्छा चलो सुन लेंगे, क्लास में क्या कराओगे आज? ओके। कि नहीं है तैयार, हाँ, तो अच्छा बोल क्या हुआ था? ये ऐसा हुआ, चलो वो हो जाएगा, क्लास के लिए तैयारी करो। 1/2 धन 1/3 बराबर 5/6 कैसे होगा? क्या मटेरियल ले जाओगे? इत्यादि। तो ये बहुत ज़्यादा था और मैं बोलता था किचन में कहीं भी अ, या तो बोलो ही मत, अगर मुँह से कुछ निकल रहा है तो सार्थक निकलना चाहिए। उसमें हँस भी लो, उसमें जोक्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो काम का होना चाहिए। स्पेलिंग इंग्लिश की इंग्लिश में बोलो, एक आदमी को ठीक इंग्लिश आनी चाहिए जो आपका साथी है और तो ये बीच-बीच में जाके याद भी दिला देता था। कोई चुप है, ध्यान में है कि सोच रहा है? एक तो ये, अच्छा दूसरा ये कि कोई मान लीजिए कुछ और बोल रहा है, भई इससे बढ़िया कुछ बात नहीं तेरे पास। तो ये बहुत ज़्यादा था शुरुआती दौर में और उस ज़माने में बहुत सीखे लोग, बहुत ज़्यादा सीखे क्योंकि मैं हर समय उनके पीछे 9 बजे लाइट्स ऑफ, ठीक 9 बजे किचन में बहुत ज़रूरी है तो जाओ मेरे सामने, पानी-पुनी पीना है पी लो, अब जाओ और लाइट ऑफ और सो जाओ, सुबह आपको पौने 4 उठा देंगे। पौने 4 कोई बोले सर दर्द है, ये हुआ है, कोई बात नहीं थोड़ी देर आ जा। नहीं रह पाएगा, चले जाना। अब जब आ ही गए बिस्तर छोड़ के, तो अब तब क्या जाना, तो बैठ ही जाते थे। मैं बोलता था अगर गड़बड़ है तब तो ज़रूर करना है ध्यान, क्योंकि ध्यान से वो ठीक हो सकता है। हुँ, और ठीक-ठाक है तब तो करना ही है। तो एक ध्यान और एक मेडिटेशन, ये अपना म्यूज़िक 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 मेडिटेशन थोड़ा बाद में आया। हुँ, म्यूज़िक मेडिटेशन वो एक प्रकार है, अभी मैं सिखाता भी हूँ उसको, वो थोड़ा बाद में है। हुँ। और आपने जैसे एक बात बोली कि जब आपने वो कंपोज़िशंस करी, हुँ, मतलब पता नहीं क्या नंबर आपने बोला था, मैं भूल गया। हुँ, तो आपने बोला कि मैं बस वो कर देता था और मेरा काम खत्म। हुँ, फिर मेरे को उससे वो नहीं हुँ, था। हुँ, इस प्रोसेस के बारे में बताओ, क्योंकि अगर हुँ, कोई लोग होते हैं, मान लो कि उन्होंने अगर कुछ क्रिएट कर दिया तो दे विल गो टू द एंटायर वर्ल्ड हुँ, एंड शो इट कि देखो हुँ, मैंने क्या बना दिया, हुँ, देखो ये मैंने गाना लिखा, देखो ये मैंने पोयम लिखी। हुँ। तो ये कैसा था, ये कैसे था? यहाँ अलग था। इससे पहले ये था कि मेरे पास कोई और शेयर किसके साथ करूँ? कोई सही लोग होते नहीं थे। यहाँ मैं कंपोज़ ही बच्चों के लिए कर रहा था। यहाँ तो शुरुआत ही इसी कारण से हुई कि ये बच्चे अच्छा संगीत सीखें और उस प्रोसेस में संगीत मेरे साथ क्या कर रहा है, ये थोड़ा-सा मेरे लिए बाद में मुझे पता चला कि क्या पता डीप डाउन ये तो पहले मेरी ज़रूरत है शायद। लेकिन यहाँ हर समय बच्चे मेरे दिमाग में रहते थे, तो उनके काम का होना चाहिए एक। उसका थीम तब तक मैंने ये सुनना बंद कर दिया था। मैंने कहा कोई भी नेगेटिव सॉन्ग है, नेगेटिव इमोशन वाला, ये मैंने सन 2000 के लगभग बंद कर दिए थे। मैं केवल इंस्ट्रूमेंटल सुनता था। मैंने कहा ये नहीं। तो ऐसे ही गाना आ रहा है और उसको जैसे कला नहीं करते लोग, कोई बढ़िया पेंटिंग करके दीवार पे लटका दी। मेरा वो खत्म हो गया था। अब कला भी मैं करूँगा तो बच्चों के लिए, मतलब उसका कोई और उसी तरह म्यूज़िक भी। तो म्यूज़िक में मैं देखता था ये किसी नाटक का हिस्सा हो सकता है या ऐसे ही गा सकते हैं असेंबली में या इसमें ये थीम है। तो बहुत बार डिमांड पे भी मैंने लिखा। जैसे कि किसी ने नाटक लिखा प्रकृति के बारे में कि अंत में कि कोई ऐसा लिख दो कि जिसमें कि ये जो वनस्पति वगैरह-वगैरह है, इसको नमस्कार ऐसा कुछ। तो एक गाना वो बन गया। किसी ने बोला कि ये आज़ादी से रिलेटेड कुछ लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ये लिखा आज़ादी रे ये गाना है। उसकी एक कड़ी लिखी, कुछ दिन बाद वो टीचर कहने लगी इस पे डांस भी हो सकता है, थोड़ा और लिख दो। तो उसकी 3-4 कड़ियाँ और निकल आई। कुछ मेरे मन में होता था कि ऐसा थीम हो उसका। एक था विज्ञान का कि भई बाहर की जो भी चीज़ें हैं
जितने मटेरियल्स हैं हमारे शरीर में जाते हैं और वो हमारा प्राण बन जाते हैं, हमारी ऊर्जा बन जाते हैं। फिर हमारे शरीर में से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, वो फिर प्रकृति में चली जाती हैं, तो एक प्रवाह है लगातार। तो मैं किसको कहें, हमारे कि शरीर में जितनी कोशिकाएँ हैं, उससे ज़्यादा बैक्टीरिया हैं और वो चलाते हैं हमारा सारा कारोबार। हम बोलते हैं मैं, तो मैं किसको बोल रहा है, अपनी कोशिकाओं को? वो बैक्टीरिया तो आपके नहीं है ना, तो कहाँ से कहाँ तक मैं है? तो किसको मैं कहूँ मैं, ये मेरा, किसको किसको तू मैं तू कहूँ कहूँ तेरा। तेरा। हाँ, तो ये तब मैंने लिखा था, ये काफ़ी फिलॉसॉफ़िकल है। ये है कि सारी दुनिया के समुद्र यहाँ मेरे पास आ रहे हैं और जो पानी मैं पीता हूँ, उसमें पूरी धरती का है। पूरे सागर हैं, सब कुछ है क्योंकि वो सबकी वाष्प है, बादल बना। तो कुछ ऐसा-ऐसा थीम। तो बहुत बार थीम बेस्ड, एक बार नचिकेता पे आया कि इसका नाटक बनाएँगे और नचिकेता यमराज को जो सवाल पूछता है, उस पे। तो एक ऐसा गाना है, मृत्युदेव यमराज से बोले, बालक नचिकेता। ये गाना वो बन गया। तो कुछ थीम बेस्ड होते थे। अ, तो इस तरह ये यात्रा चलती रही। और ये गाना लिखने का प्रोसेस आपका किस तरीके का होता था कि मतलब अभी बैठे हुँ। और बैठ के 2 घंटे में गाना लिख दिया या क्या होता हुँ। था? ये तो बहुत बार कोई-कोई गाना तो ऐसे ही रिलक्टेंटली आता था कि कोई दूर से देख रहा है, और मैं सोच रहा हूँ शायद इसको मैं जानता हूँ। फिर एकदम नज़दीक आ गया थोड़ा-सा, ऐसे करके। फिर उसकी पूँछ पकड़ में आई, फिर मैंने कुछ लिखा, फिर थोड़ा और लिखा। बहुत बार रात को नींद खुलती थी, अचानक याद आता था मैंने क्या लिखा था कि अच्छा, दाता बुद्धि विवेक जगा, एक ही लाइन लिखी। दूसरी, प्रखर ज्ञान के सूर्य होगा, वो हो गया। अब फिर सुबह कुछ याद आया, वो क्या था? ऐसे करते, तो उसका जो छंद है, कितनी लंबाई है, उसमें ताल कौन बजेगा, कौन-सा हुँ, बजेगा, हुँ। ये वाला तो पहले से रहता था कि कोई अटपटी लाइन ना हो। और वो गान तो अंदर ही अंदर, ट्यून चाहे आपने नहीं भी बनाई, लेकिन उसका वो, उसके बाद तब फिर ट्यून का होता था कि ट्यून इसकी कैसी होगी। फिर बाद-बाद में मैं प्रयोग करने लगा कि रेगुलर नहीं होनी चाहिए। रेगुलर बीट टू बीट नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा उसमें चमत्कार हो। तो जैसे ये है, आजा धीरे, इसमें देखो बीट के साथ नहीं चल रहा। आजा धीरे गगन को, गगन बीच से शुरू हो रहा है, बीट के साथ नहीं शुरू हो रहा है। आजा धीरे गगन को चूमन, चूमना भी बीच से शुरू हो रहा है, ये जानबूझ के। आजा धीरे गगन को चूमने की, खिलने की, उन्मुक्त हवा में खुलने की, उड़ानें भरने की। तो ये थोड़ा स्टाइलाइज़्ड, अ, और फिर उसमें कुछ ड्रामा का टच किया अचानक। ये लाइन है, इसके बाद जो अगली लाइन है, सुबह का अंबर देखो मुस्काए, अचानक, बलगदी नदियाँ सुनो रे क्या गाए। तो ये क्रांति का भी है। आज़ादी मतलब इसमें कुछ क्रांति भी है कि सोई हुई एनर्जी, बहुत दबाया हुआ है किसी को और वो अचानक अब जाग गया। क्योंकि उसमें आगे है, रेगिस्तानों में आई हरियाली रे। तो मतलब बड़े-बड़े शैल, हिमखंड टूटे, वहाँ से नदियाँ निकली और रेगिस्तानों में। तो अ, वो गाना है और उसमें थोड़ा-सा नया कुछ, क्योंकि वो क्रिएटिविटी में ये है ना कि अब एक ही जैसा है, एक ही जैसा वो तो आपको आ गया, तो तब मन कुछ और ढूँढता है, कुछ और नया क्या हो सकता है। तो ये चलता रहा। और इसमें वैसे ये कैसे आया कि इन पैटर्न्स को ब्रेक करना? क्योंकि बीट पे गाना इज़ ईज़ी हुँ, हुँ, हुँ। ऑलवेज़, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब बच्चों के लिए भी, हुँ, 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 हमारे लिए भी। हुँ, हुँ। तो ये बीट के बीच में भी एक तो मैंने देखा बच्चे जो जिनका संगीत अच्छा है, वो एन्जॉय करते थे, ऐसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते थे। एक हाई पिच, कोई-कोई बच्चे होते थे कि सर हुँ, इससे हुँ। भी ऊपर जाना चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा कोई।
हुँ, तो और इससे अ, ये मेरे लिए चैलेंजिंग होता था। मतलब ब्रेन के किसी नए इलाके को काम करना पड़ता है इसमें, जिसने अभी तक नहीं किया। एक तरीके से आपका ब्रेन एक्सपैंड करेगा इस प्रोसेस में जब आप कुछ नया बनाते हो, नई ट्यून। तो जैसे जो ट्यून स्पॉन्टेनियसली आ गई, मैं उसको चेंज करता था कि ये कहीं की ट्यून ना हो, ये इतनी जल्दी कैसे आ गई मेरे मन में? हो सकता है ये हो कहीं की, किसी गाने की, पता नहीं। तो उसको तब थोड़ा ना थोड़ा मुझे बदलना है। तो ये चलता रहा। कोई फिर अनयूजुअल जैसे 10 बीट, हुँ, हुँ, 10 बीट पे मैंने बनाया नहीं था। तो मैंने पता अच्छा, किया 10 बीट होता है। हुँ, अब ये मैंने इसका ज़्यादा तो पढ़ा नहीं, तो पता चला कि होता है। तो मैंने कहा 10 बीट पे कोई बनाएँगे। तो अगणित दैत्य वंश 1 10 हुँ, धन लोलुप कराल छल बल ले अपार आए तेरे द्वार मन गए तेरे लाल पाकर तेरा प्यार। देशभक्ति का है। युग युग बढ़ती जाए हे माँ तेरी शान, जय भारत महान। तो ये 10 बीट पे और ये काफ़ी मुश्किल काफ़ी मुश्किल बच्चों को लगा शुरुआत में, पर बहुत मज़ा भी उनको आया। तो तब ये था कि ये नए नए ताल पे इतनी बीट पे मुझे बनाना है। कभी-कभी ये भी होता था। एक थीम अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात उसका छंद कुछ नए प्रकार का हो सके तो ताल में भी कुछ डिफ़रेंस हो। अ, और मैंने ये नोटिस करा कि मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स हुँ, स्पिरिचुअल नेचर के हैं हाँ, हाँ। कि बच्चों को भी अगर आप जैसे अभी आपने गाया भारत महान, ऐसा हुँ, कोई देशभक्ति वाला सॉन्ग सुनाना सुनाना या सिखाना हो, हुँ, तो नॉर्मली बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि हुँ, वो बचपन से बना हुआ है कि हुँ, पैट्रियोटिज़्म हुँ, का ये हुँ, कि वो अच्छी बात है। इन चीज़ों को बच्चों ने कैसे लिया? हुँ, क्योंकि हमारे गानों में ऐसी-ऐसी लाइन्स है कि कोई धन के पीछे भागे, हुँ, कोई हुँ, और किसी हुँ, को किताबी ज्ञान की रट हुँ। है। मतलब ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी है। मेरे ख्याल से अनकॉन्शियसली बच्चों को असली वैल्यूज़ का कहीं न कहीं पता रहता है। अभी जो देश प्रेम का ये जो गाना है, थीम क्या है इसका? कि बहुत आए आक्रमणकारी, लेकिन आपका प्यार इतना ज़्यादा था कि सबने सरेंडर कर दिया, सब तेरे हुँ, लाल बन गए। इसमें थीम ये है, हुँ, 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 मारने-मुरने वाला नहीं है। हुँ, 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 देश प्रेम के 2-3 हैं, उन सब का मीनिंग ये है कि जो अंदर की शक्ति है हमारे देश की, उसके कारण देश बचा है। इसलिए नहीं कि साहब हमने लड़ाई की और ये किया या लड़ाई का सामना किया, ये कहीं दूर-दूर तक नहीं है। तो एक तो ये और दूसरी बात जो वैल्यूज़ है कि पैसे से ये नहीं, अब ये या तो आप बोलो बच्चों को कि भई असली चीज़ क्या है। दूसरा ये है कि ये सॉन्ग्स कभी न कभी मीनिंग उनको समझ आएगा। अब जो 7-8 में चले गए उनको आता होगा शायद। कोई धन के पीछे भागे कोई। अब उसमें क्योंकि मज़ा लेते हैं। रातों की नींद गँवाए, चिंता में घुलता जाए, जो मतलब पैसे-पैसे जमा कर रहा है। हुँ, इससे हुँ, हुँ, पहले ऐसी लाइन है, हुँ, हुँ, जीवन यूँ ही बह जाए बिना मुस्कुराए, ये जीवन सफल बना रे। हुँ। तो वो मीनिंग तो उनको समझ आ जाता होगा बड़े बच्चों को, कि भई सफल बनाना है जीवन तो वो धन से, इन चीज़ों से डर-डर के नहीं होगा, तो सेवा से होगा वगैरह-वगैरह। सेम ऐसे ही वो जो है बन रे मीत तू सजग हाँ, विसार। अब ये ज़्यादा गहरा है, तो ये तो समझाना पड़ता है। बीच-बीच में थोड़ा समझाते हैं उनको कि भई ये अब ये वैसे तो है उसमें लिखा हुआ मन के खेत में पल-पल उगते, जाल जड़ों का बुनते रहते। तो ये जो खरपतवार है, तो खेत में जो फसल के साथ होते हैं, पर यहाँ ये है खेत, माइंड हाँ। इसकी बात हो रही है। तो ये थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करते हैं हम बीच-बीच में कि भई इसका मीनिंग क्या है।
क्योंकि ये बहुत मेरे को मतलब जब मैं यहाँ आया तो मैंने हुँ, देखा ठीक है म्यूज़िक होता है, अच्छी बात है। मतलब मेरे को तब तक ये पता था असेंबली में म्यूज़िक होता है, हुँ, पर उस म्यूज़िक में क्या हो रहा है? हुँ, अब जब मैं वहाँ बैठा तो और मैंने अब तक की जितनी ये प्रार्थनाएँ सुनी, तो सारे म्यूज़िक इज़ लाइक आपको जो बेसिक है, हुँ, फाउंडेशन है, हुँ, उसकी तरफ हमेशा हुँ, पॉइंट कर हुँ, रहे हैं, हमेशा पॉइंट कर रहे हैं। हुँ, हुँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें इंटेलिजेंट बना दो, हमें ऐसा कर दो, वैसा कर दो, भगवान से ऐसा कुछ नहीं माँग रहे। हुँ, पर ये जैसे यही वाला जो है बन रहे मीत, हुँ, ये पूरा मेडिटेशन पे है काइंड ऑफ। पूरा मेडिटेशन। ज़्यादातर सॉन्ग्स या तो वो खूबसूरती का सेलिब्रेशन है प्रकृति हाँ, का, हाँ, या तो ग्रेटफुलनेस है हाँ। कि धरती, आकाश, आपको प्रणाम वगैरह, वगैरह, और या तो फिर वैल्यूज़ के बारे में, जो गहरी वैल्यूज़ हैं, सेवा, खेत को कर तैयार जतन से, तो वो सेवा से, पराक्रम से, सेवा सृजन, सेवा पराक्रम, सृजन, तप से। पराक्रम, तप से इस खेत को तैयार कर। तो ये मेरे ख़्याल से ज़्यादा अच्छा तरीका है वैल्यूज़ देने का बच्चों को। बिल्कुल हाँ, सूक्ष्म तरीके से। सूक्ष्म तरीके से, म्यूज़िक के द्वारा, रसमय ढंग से, हुँ, किसको कितना समझ आएगा, हुँ, वो हुँ, उन पे छोड़ दो आप। लेकिन हुँ, वो एन्जॉय कर रहे हैं, हुँ, 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 फिलहाल ये बहुत है। हुँ। और इवन मैंने देखा कि जैसे सैटरडे को आर्ट्स होता है हुँ, इंटरवल के बाद, तो बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, 2 बैठे हुए हैं हुँ, और वो गाए जा रहे हैं ये। गाए भी जा रहे हैं। हाँ। मतलब ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हुँ, ऐसा नहीं है कि क्लास में अगर किसी ने गाना गा दिया तो कोई टीचर आके बोलेगा क्लास में गाना हुँ, क्यों गा रहे हाँ, हाँ, हो? हाँ, वो मेरे को बहुत हुँ, मतलब अच्छा लगा हुँ, और मतलब उससे जो भी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हो सकता है आज उन्हें ये बात समझ ना आए, हुँ, पर कभी तो क्लिक करेगा हुँ, कि हुँ, हुँ, कि ये क्या बातें थी या आगे हुँ। अगर उनका कभी इंटरेस्ट आएगा ध्यान की तरफ तो एक उन्हें बार समझ यहाँ आएगा। कुछ लोग आए, पर्यावरण वाले, पता नहीं कौन वाले, असेंबली में, और बच्चों ने ये गाया, अ, इंद्रिय सुख का मोह रहे ना, तेरी याद रहे दिन दिन रहना। रहना। हाँ, हुँ, तो कहने लगा कि आनंद जी आपसे एक सवाल पूछना है कि ये इसका मीनिंग बच्चों को आता होगा कि इंद्रिय सुख का मोह रहे ना? हुँ, तो थोड़ा-थोड़ा जानकार भी था। हुँ, हुँ, मैंने कहा आपको आया? हुँ, हाँ, क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा बताओ क्या मीनिंग है? हुँ, मुझे पता था ये नाराज़ नहीं होगा, हुँ, हुँ, दोस्त है, हुँ, कि हमारी इंद्रियाँ जगत की ओर ले जाती हैं, उसका मोह नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हुँ, ये तो शाब्दिक मीनिंग है हुँ, ना, हुँ, मतलब आपको समझ आया कि आप नहीं करोगे ये अपनी ज़िंदगी में, या नहीं कर रहे, आपके लिए तो ये मीनिंग है ना। अगर आपको समझ आ गया, या तो पहले से समझ आया हुआ है हुँ, या अभी आया, ये तो की बहुत गहरी बात है। हाँ, मैंने कहा ये है मीनिंग। ये मीनिंग शायद उनको कहीं न कहीं छू जाता है, चाहे वो शब्द का मीनिंग बिल्कुल, ना बिल्कुल, बिल्कुल। पता चले। हुँ, मैंने कहा असली मीनिंग शब्दों का नहीं है, हाँ, असली मीनिंग है कि आपके जीवन में, व्यवहार में उतरेगा क्या? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला शायद दाता बुद्धि विवेक पढ़ा मैं कि लोभ लिप्त जग जग के के दलदल दलदल में में खिल खिल पाऊँ पाऊँ निर्लिप्त निर्लिप्त कमल सा। कमल सा। हाँ। हुँ, बहुत बढ़िया। हुँ, तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा हुँ, और पर मुझे बहुत, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हुँ, मैं बचपन से जैसे कई बार मैंने स्टेजेस पे भी गाया है, कभी हुँ, फ्रेंड्स के बीच में गाया है, जबकि मैं बेसुरा गाता था। हुँ, पर ये होता था कि अगर किसी ने फ़रमाइश करी है तो मैं गा दूँगा। मैं हुँ, कहता था कि मैं सुरीला नहीं गाता पर तू सुनना चाहता है तो मैं गा दूँगा। हुँ, हुँ, तो मतलब मैं जब सर के पास आया तो मतलब ये साइड भी मुझे नहीं पता था वैसे हमारी कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे कोइंसिडेंट करी कि अच्छा मतलब इंटरेस्ट एरियाज़ सेम थे और मैं सोच ही नहीं सकता था कि जिस दिन मैंने इनसे नुसरत साहब के बारे में पूछा कि हुँ, आपने नुसरत साहब का कुछ सुना है? और फिर हमने बैठ के सुनी कव्वाली ऐसा हुँ, करके। हुँ, तो मतलब मैं भी यहाँ आके म्यूज़िक बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। हुँ, हुँ, थोड़ा-थोड़ा सीख भी रहा हूँ कुछ ना हुँ, कुछ, हुँ, चाहे कुछ इंस्ट्रूमेंट, चाहे हुँ, हुँ, सरगम ही और मुझे लगता है कि ये मेरी ग्रोथ में तो बहुत हेल्प हुँ, कर रहा है। हुँ, सर की लाइफ़ में भी इसका रोल रहा है और सर अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत जगह बताते भी हैं हुँ, म्यूज़िक मेडिटेशन करो हुँ, या हुँ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पे मतलब वो म्यूज़िक को हमेशा हुँ, प्रमोट करते हैं। हुँ, तो मेबी
लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। हुँ, बाकी ये कन्वर्सेशन मेरे को बहुत अच्छी लगी हुँ। कि ये पूरी म्यूज़िक पे बेस्ड थी और मुझे लगता है इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। फिर आगे की बातें अगली वीडियो में। थैंक यू सर।